हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो बेटा अपन ने रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है ना। 5 कारक के पश्चात अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट जो फैक्टर है, जो कारक है, वह है अपने उत्प्रेरक की उपस्थिति। कारक नंबर 6, उत्प्रेरक की उपस्थिति। ओके, उत्प्रेरक की उपस्थिति। देखो, इससे पहले बेटा अपन ने अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव एवं सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना पड़ा था। इसके पश्चात आता है उत्प्रेरक की उपस्थिति। देखो, उत्प्रेरक क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है। सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। तो बेटा उत्प्रेरक क्या काम करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया के वेग के मान में वृद्धि हो जाती है। ओके, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है। सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। ओके बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया के वेग के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया के वेग के मान में वृद्धि हो जाती है। ओके, तो बेटा उत्प्रेरक की उपस्थिति का यह प्रभाव पड़ता है। ओके, तो तुम्हें केवल इतना सा याद रखना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ओके, ये था अपना कारक नंबर 6, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है अपना उत्प्रेरक की उपस्थिति के पश्चात, वो आता है विकिरण की उपस्थिति। विकिरण की उपस्थिति। ओके, ये बेटा कारक नंबर है 7। तो देखो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विकिरण की उपस्थिति में संपन्न होती है, खासकर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं देखो विकिरण की उपस्थिति में संपन्न होती है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो विकिरण की उपस्थिति में संपन्न होती है, उनकी अभिक्रिया का वेग का मान सामान्य अभिक्रियाओं की तुलना में अधिक होता है। ओके, तो बेटा कुछ अभिक्रियाओं का वेग विकिरण की उपस्थिति में संपन्न किए जाने पर बढ़ जाता है। देखो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग
कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग विकिरण की उपस्थिति में बढ़ जाता है। विकिरण की उपस्थिति में बढ़ जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग विकिरण की उपस्थिति में बढ़ जाता है। कौन सी अभिक्रियाओं का बेटा? विशेषकर उन अभिक्रियाओं का जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो केवल प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, केवल प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। ओके, तो बेटा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाता है। इसको अपन सिद्ध करते हैं निम्नलिखित एग्जाम्पल द्वारा। ओके, तो देखो, देखो बेटा, कुछ अपन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अपना HCl का निर्माण। तो देखो H2 + Cl2। ओके, ये सामान्य अभिक्रिया है बेटा, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है और किसका फॉर्मेशन करती है? 2HCl का। तो ये होती है अपनी मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। ओके, अगर इसी अभिक्रिया को अपन प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न करवा दे तो ये अभिक्रिया फास्ट हो जाती है। ओके, विस्फोटक अभिक्रिया बन जाती है। जैसे H2 + Cl2 HNO की उपस्थिति। HNO का मतलब क्या है बेटा? फोटोन या प्रकाश, इसे लिख सकते हैं। ओके, तो प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर 2HCl का ही निर्माण होता है होने में तो, लेकिन ये अभिक्रिया कैसी होती है बेटा? फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं फास्ट, मतलब तीव्र अभिक्रिया होती है। ओके, और कितनी तीव्र होती है? विस्फोटक प्रकृति की, एकदम से विस्फोट होता है अभिक्रिया के अंदर, है ना, इतनी फास्ट होती है विस्फोटक प्रकृति की। विस्फोटक प्रकृति। ओके, तो देखो ऐसी अभिक्रिया बेटा जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, मंद अभिक्रिया होती है। ठीक है, किंतु कुछ अभिक्रिया ऐसी है जिन्हें प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराने पर वे तीव्र गति से फास्ट होती है, अर्थात विस्फोटक प्रकृति के हो जाती है। तो ये था अपना लास्ट अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। ओके, इसके पश्चात चलते हैं बेटा अपन देखो, ये अपने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले सभी कारक हो गए। इसके पश्चात चलते हैं अपन शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। समाकलित समीकरण तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में दो ही अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण पूछा जाता है बेटा। एक तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इसको अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, अनुसंख्यता को भी पढ़ चुके हैं, तो अब तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य
कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड rate equation. Okay, derivation of integrated rate expression, rate expression for zero border action, for zero border reaction. Okay, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो बेटा बहुत सिंपल है ना, थोड़ा सा ध्यान देना कैसे अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं। देखो देखो बेटा, कोई अभिक्रिया लेते हैं अपन, चलो पहले अपन परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? ओके, परिभाषा तो देखो तुम्हें पता है बेटा कोटि क्या होती थी? किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घात होती थी बेटा, घातों का योग होता था। ओके, तो परिभाषा क्या हो जाएगी शून्य कोटि अभिक्रिया की? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, एक तो परिभाषा ये हो जाएगी बेटा। सेकंड जो परिभाषा है वो हो जाएगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो जो तुम्हें पसंद आए वो लिख देना वहां पर, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसको क्या कहेंगे अपन? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग जिनमें रासायनिक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। एक तो परिभाषा ये हो जाएगी देखो अपनी, ठीक है। सेकंड जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है या अभिकारकों के शून्य घात के समानुपाती होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। ओके, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। ये होगी बेटा परिभाषाएं अपनी, ठीक है। अब अपन देखो इससे रिलेटेड डेरिवेशन करते हैं, कैसे अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। देखो देखो बेटा, मान लेते हैं अपन कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होती है, A gives us P, ये उत्पाद है बेटा, P का मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। ओके, जब T बराबर 0 है तो क्रियाकारक A की सांद्रता कितनी है, स्मॉल a मान लेते हैं अपन, और उत्पाद की सांद्रता 0 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। जब T बराबर T सेकंड हो, T समय पर, T बराबर T सेकंड पर, ठीक है, अर्थात कुछ समय पश्चात, ठीक है। तो कुछ समय पश्चात क्या होता है बेटा, क्रियाकारकों के X मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो A माइनस X और AX, ठीक है। T बराबर 0 समय पर A की सांद्रता स्मॉल a है, उत्पाद की सांद्रता 0 है जब अभिक्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है अर्थात कुछ समय पश्चात बेटा क्रियाकारकों के X मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन वेग नियम लगाते हैं इसके ऊपर। देखो वेग नियम कैसे लगाते हैं, वेग बराबर मतलब dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल क्रियाकारकों की सांद्रता क्या है बेटा t समय पर a माइनस x, ओके, है ना। क्रियाकारकों की सांद्रता की क्या किसके समानुपाती होती है, शून्य घात के समानुपाती। ओके, तो मैं क्या लिख दूं इसको, dx अपॉन dt बराबर k0 a माइनस x, ठीक है। अर्थात ये क्या है, a माइनस x क्रियाकारकों की शून्य घात की सांद्रता क्या है इसकी शून्य, और k0 क्या है बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ओके, तो देखो बेटा a माइनस x तो का मान तो क्या हो गया, शून्य हो गया, तो इसको हटा देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k0। ओके, अपन इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, dx बराबर k0 dt। ओके, ये ले लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1। अब बेटा समीकरण 1 का अपन समाकलन करते हैं, समीकरण 1 का समाकलन करने पर ओके, तो देखो समीकरण 1 का समाकलन करते हैं अपन, क्या आता है अपना, देखो समाकलन dx बराबर k0 वेग स्थिरांक को ऐसे लिख लेते हैं अपन,
समाकलन dt। ओके, देखो dx का समाकलन होता है बेटा x, x बराबर k0 इंटू dt का समाकलन होता है t प्लस c, t प्लस c। ओके, इसको मान लेते हैं बेटा अपन समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखो यदि बेटा समय का मान शून्य हो, अर्थात यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0। यदि समय का मान शून्य हो तो x क्या है, सांद्रता, सांद्रता का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो बेटा ये मान इस समीकरण में रख दो, t बराबर 0 तो x बराबर 0। ओके, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 2 में ये मान रख दो। तो देखो 0 बराबर k0 इंटू टी का मान कितना है, 0 प्लस c। तो बेटा ये 0 हो गया तो कितना हो जाएगा मान, c बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ओके, तो देखो बेटा समीकरण 3 से c बराबर 0 का मान कहां रख दिया अपन, समीकरण 2 में। तो देखो समीकरण 3 से c बराबर 0 का मान कहां रख दे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 2 में रख दीजिए, x बराबर k0 इंटू टी प्लस 0। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर k0 इंटू टी, होगा नहीं होगा, ठीक है। या मैं क्या लिख दूं, k0 बराबर x अपॉन टी और k0 बराबर x अपॉन टी। ये होता है बेटा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, अर्थात समीकरण 4 को ही अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ओके, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, यह शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है तथा k0 शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, k0 इजिकल टू x अपॉन t। ओके, तो देखो समीकरण 4 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित समाकलित वेग समीकरण है तथा k0 क्या है बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, तथा k0 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है, वेग स्थिरांक का मान है। ओके, ये हो गया अपना शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति। ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं है बेटा। अब देखो अपन पढ़ते हैं बेटा शून्य कोटि अभिक्रियाओं के विशिष्ट लक्षण, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ जीरो बॉर्डर
रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट लक्षण। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपन, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के विशेष लक्षण या विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण। ओके, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के विशिष्ट लक्षण। तो देखो बेटा, अपना फर्स्ट लक्षण आता है, देखो क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ रेखीय रूप से निरंतर घटती जाती है। ओके, तो अपन पॉइंट नंबर ए ले लेते हैं बेटा, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता रेखीय रूप से घटती जाती है। समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता रेखीय रूप से निरंतर घटती जाती है, निरंतर घटती जाती है। ओके, तो देखो अपन इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं बेटा, ये तो है सांद्रता और ये है समय। ठीक है, सांद्रता किसकी? अभिकारकों की, अभिकारक सांद्रता। ठीक है, तो देखो क्रियाकारकों की सांद्रता क्या होती है बेटा? निरंतर घटती जाती है। ओके, इसका ढाल बराबर क्या होता है? ढाल बराबर माइनस के। ओके, स्लोप बराबर माइनस के होता है। कब होती है सांद्रता? देखो t बराबर 0 पर क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? 0। तो समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिकारकों की सांद्रता का मान निरंतर घटता जाता है। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ये होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन का आरेख। तो अपन क्या लिख दे नीचे? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समय सांद्रता ग्राफ। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समय सांद्रता ग्राफ। तो बेटा क्रियाकारकों की सांद्रता तो समय के साथ निरंतर घटती जाती है, जबकि जो उत्पाद है, उत्पादों की सांद्रता का मान निरंतर समय के साथ बढ़ता जाता है। तो सेकंड पॉइंट आता है अपना, सेकंड पॉइंट क्या आता है अपना? अभिकारकों की सांद्रता का मान उत्पादों की सांद्रता का मान समय के साथ बढ़ता जाता है। पॉइंट नंबर बी, जबकि उत्पाद की सांद्रता का मान, उत्पाद की सांद्रता का मान समय के साथ बढ़ता जाता है। जबकि उत्पाद की सांद्रता का मान समय के साथ बढ़ता जाता है। ओके, देखो बेटा, यह है अपनी उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, यह है समय।
तो देखो, उत्पाद की सांद्रता एवं समय में ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है जिसका ढाल क्या होता है, ढाल बराबर tan थीटा बराबर k। ओके, तो देखो समय के साथ बेटा उत्पाद की सांद्रता का मान बढ़ता जाता है, जबकि क्रिया कारकों की सांद्रता का मान समय के साथ घटता जाता है। तो ये हो गया बेटा अपने 2 फीचर्स। ओके, जो थर्ड फीचर आता है वो यह आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ पाएंगे। आज इतना ही, ठीक है। तो देखो आज ये वेरी इंपॉर्टेंट था। एक तो था बेटा शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। ओके, ये बार बार बोर्ड में पूछी जाती है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। एवं शून्य कोटि की अभिक्रिया के जो विशिष्ट लक्षण है इनको अच्छी तरह देख लेना। ओके, थैंक यू।